हमारी पोएट के बारे में कुछ बात करने से। ये पोयम लिखी है शर्ली टोल्सन ने और ये इनकी एक पिक्चर है। ये बॉर्न हुई थी 20 मई 1924 को इंग्लैंड में और बचपन से ही यानी चाइल्डहुड से ही इन्हें काफी ज्यादा पैशन था राइटिंग का और ये पैशन इन्हें मिला अपने फादर से क्योंकि वो भी लिखा करते थे। इसके बाद शर्ली टोल्सन को एक हाईली रिगार्डेड एंड एन इनोवेटिव पोएट माना जाता है। She made a breakthrough with her account of the lives, countryside and the people involved in bringing livestock। यानी कि इनकी पोएट्री में ज्यादातर कंट्री साइड और जो अकाउंट होता है लोगों की लाइफ के बारे में उसके बारे में बात होती है। इसके बाद बात करते हैं पोयम के इंट्रोडक्शन की। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो हमें पोयम को समझने में ज्यादा आसान करेगा। सबसे पहला तो ये जो पोयम है वो ब्लैंक वर्सेस में लिखी गई है। इसके बाद इसकी जो टोन है वो काफी ज्यादा सैड है क्योंकि इसमें डॉटर अपनी मदर को याद कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इसकी जो थीम है वो चेंज से रिलेटेड है और जो चेंज है वो हमें बता रहा है द पासिंग ऑफ टाइम कि जो टाइम है उसके साथ साथ जो ह्यूमन लाइफ है वो चेंज होती रहती है। और यहाँ पर पोएट ने ह्यूमन लाइफ को नेचर से कंपेयर किया है। एक तरफ जो ह्यूमन लाइफ है वो चेंज होती रहती है, वहीं दूसरी तरफ जो नेचर है वो आज से 30 इयर्स पहले भी वैसा ही था और आज भी वो वैसा ही है। लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो मदर है वो इसमें बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करती है क्योंकि वो अपने पास्ट ईयर्स को यानी जो ईयर्स उसके बायगॉन यानी जो चले गए हैं उन ईयर्स को याद करके काफी ज्यादा सैड होती है। इसके बाद बात करते हैं पोयम के टाइटल के बारे में, अ फोटोग्राफ। दोस्तों आपको इस टाइटल से क्या समझ आता है? सबसे पहले तो ये रिमाइंड करता है पोएट को अपनी मदर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो ये होगा कि इस फोटोग्राफ जैसे एक पिक्चर एक सर्टेन मूवमेंट कैप्चर कर लेती है, ऐसे ही जो यहाँ पर जिस फोटोग्राफ की बात हो रही है उसने पोएट की मदर के चाइल्डहुड का एक मूवमेंट कैप्चर किया हुआ है। इसमें द पर्सन माइट चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम बट द मेमोरीज अटैच विद द फोटोग्राफ्स आर इंटरनल। यानी कि टाइम के साथ साथ जो पर्सन है वो चेंज हो जाता है बट उस फोटोग्राफ में वो मेमोरी हमेशा के लिए कैप्चर हो जाती है और वो मूवमेंट हमेशा वैसा ही रहता है उस फोटोग्राफ में। इसके बाद द मूवमेंट कैप्चर इन द फोटोग्राफ स्टिल गिव्स हैप्पीनेस। और जब भी हम उस फोटोग्राफ को देखते हैं तो हमें वो मूवमेंट याद आता है और वो हमें एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी हम उस फोटोग्राफ को यूज कर सकते हैं। तो ये टाइटल इस पोयम के साथ बिल्कुल एप्रोप्रिएट है क्योंकि एक फोटोग्राफ हमें एक तरफ सैडनेस और हैप्पीनेस दोनों प्रोवाइड करती है। सैडनेस इसलिए क्योंकि हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और हैप्पीनेस इसलिए कि हमें वो पुराने दिन वापस से याद आ जाते हैं। चलिए अब पोयम शुरू करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में। इसमें सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब होता है थिक स्टिफ फोटो पेपर। बेसिकली अगर हम इसे हिंदी लैंग्वेज में बोले तो गत्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है तैरना। नेक्स्ट वर्ड होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब पकड़ना। चलिए अब इन वर्ड्स को याद रखते हुए पोएम्स की लाइन को पढ़ते हैं। एक एक करके मैं ये लाइंस पढ़ती रहती हूँ और उनका मीनिंग आपको कन्वे करूंगी। फर्स्ट लाइन है हमारी, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। यहाँ पर कार्डबोर्ड रेफर किया गया है थिक स्टिफ फोटो पेपर को जो प्री फोटोग्राफ एरा में प्रिंटिंग और मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। When the two girl cousins went paddling, poet then shares with us the story behind the picture she is holding in her hand। और हमें उस टाइम के बारे में बता रही है जब उसकी मदर बीच हॉलिडे में गई थी अपनी दो कजन्स के साथ।
each one holding one of my mother's hand. और जो दोनों कजन्स थी उन्होंने पोएट की मदर के हैंड्स पकड़े हुए थे. And she the big girl, some 12 years or so. और यहाँ पर पोएट हमें अपनी मदर की एज बता रही है कि जो तीनों कजन्स थी उसमें पोएट की मदर सबसे बड़ी थी और वो 12 इयर्स ओल्ड थी, यानी सबसे जो एल्डेस्ट थी इन तीनों में वो पोएट की मदर थी. यहाँ पर जो पोएट हमें मदर की एज बता रही है वो उसने ऐसे ही नहीं बता दी, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुली पिकअप करके इन वर्ड्स को लिखा गया है जो हमें आगे लाइंस में कन्वे होगा. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइंस की. इसमें हमारे पास है पहले ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है थ्रू देयर हेयर, ये यहाँ पर डिनोट करता है जो तीनों गर्ल्स है, जो तीनों कजन्स है, वो इतनी ज्यादा वाइड स्माइल कर रही है. अ स्माइल सो ब्रॉडली स्प्रेड अक्रॉस देयर फेस, कि इतनी लंबी और इतनी खुश वाली वो स्माइल है कि उनके जो हेयर है उस तक वो स्माइल जा रही है. नेक्स्ट लाइन है एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस. जो उनके अंकल है वो उनकी एक फोटोग्राफ को कैप्चर कर रहे हैं और किस तरह से जो अंकल है उसने मदर को स्पेस एंड टाइम के थ्रू उस पिक्चर में कैप्चर कर लिया है. यहाँ पर ये जो वर्ड है अ स्वीट फेस, इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि उसने अपनी मदर के फेस के स्वीटनेस को डिस्क्राइब किया है. और ये जो इमोशंस है ये हमारी पोएट ने रीडर्स को काफी ब्यूटीफुली कन्वे किया है. Poet likes to think of her mother from the time when she herself had not come into her life. यानी कि पोएट उस टाइम की बात कर रहा है इस फोटोग्राफ में जब पोएट खुद इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे मदर 12 ईयर ओल्ड थी. नेक्स्ट लाइन पढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ और डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में. इसमें सबसे पहले है हमारे पास अपेयर यानी प्रकट होना. नेक्स्ट है टेरेबल यानी कि वेरी बैडली, बहुत बुरा. नेक्स्ट है ट्रांजिएंट, इसका मतलब है टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड. चलिए अब इन वर्ड्स को याद रखते हुए पोयम को पढ़ते हैं. अब इसमें सबसे पहले हमें बात हो रही है माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. ये जो वर्ड्स है बिफोर आई वॉज बोर्न, इसके थ्रू पोएट ने एक डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है अपने और अपनी मदर के बीच में. नेक्स्ट लाइन है एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लाइफ. पोएट इससे पहली वाली लाइंस में जिस तरह से मदर के यूथफुल फेस के बारे में बात कर रही थी उससे अब वो शिफ्ट होकर सी के बारे में बात कर रही है और हमें बता रही है कि जो सी है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है. थस The sea here symbolize eternity against the infinite of human lives. एक तरफ सी है जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है टाइम के साथ और वही दूसरी तरफ पोएट की मदर है जो अब चेंज हो चुकी है. नेक्स्ट लाइन है हमारी वॉश देयर टेरेबल ट्रांजिएंट फीट. इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जिनके मीनिंग आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है, वो है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. यहाँ पर जो सी है उसने तीनों सिस्टर्स के पैर को वॉश कर दिया है और उसके लिए पोएट ने वर्ड्स यूज करे हैं टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. और यहाँ पर पोएट रेफर कर रहा है टू द एवर चेंजिंग इम्प्रिंट्स ऑफ द फीट लेफ्ट ऑन द सी सैंड्स, क्योंकि जो सी है वो नेवर अपेयर्स टू चेंज बट एट द सेम टाइम human life changes and it is short lived. इस फेज में जो फीट यूज हुए हैं वर्ड वो यूज हुए हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए. वही ट्रांजिएंट का मतलब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था शॉर्ट लिविंग. तो अगर हम इन सारे वर्ड्स का मीनिंग एक लाइन में बोले तो वो ये होगा कि जो ह्यूमन लाइफ है वो परमानेंट नहीं है और वही दूसरी तरफ जो सी है वो आज भी वही है, कल भी वही होगा और परसों भी उसी जगह पर होगा. ये है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में. इसमें सबसे पहला है हमारे पास स्नैपशॉट.
स्नैपशॉट का मतलब होता है एन इनफॉर्मल फोटोग्राफ टेकन क्विकली। ये बेसिकली एक स्मॉल हैंड कैमरा से खींची जाती है। इसके बाद सेकंड वर्ड है हमारे पास लेबर्ड। इसका मतलब होता है डन विद ग्रेट एफर्ट एंड डिफिकल्टी। कुछ काम बहुत ज्यादा एफर्ट या डिफिकल्टी से करना। एंड द लास्ट एंड फाइनल वर्ड है हमारा सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब होता है अ फैक्ट or condition connected with or relevant to an event or action। यानी कभी कभार कुछ circumstances ऐसे बन जाते हैं कि हम लोग अपना होमवर्क नहीं कर पाते, तो कुछ ऐसी conditions आ जाती है। चलिए अब इन वर्ड्स को याद रखते हुए लाइंस को पढ़ते हैं। लाइन नंबर 10 to 13। Some 20-30 years later। अब 20-30 ईयर्स यानी वो फोटोग्राफ इतनी ओल्ड हो चुकी है। She laughed at the snapshot। कौन लाफ करता है? मदर। See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday। यानी कि इन लाइंस में जो पोएट है वो रिमेम्बर करती है कि किस तरह से जब उसकी मदर उस फोटोग्राफ को देखती थी तो हंसने लग जाती थी। और वो हंसती इसलिए थी क्योंकि उसे जो बेटी और डॉली ने जो सी हॉलिडे के लिए कपड़े पहने होते थे उनको देखकर वो काफी ज्यादा हिलेरियस लगते थे उन्हें वो कपड़े। दोस्तों आपको ये जो मदर की लाफ्टर है ये काफी ज्यादा बिलो सरफेस लग रही होगी, बड़ी नॉर्मल लग रही होगी, पर इसके पीछे एक डीप मीनिंग भी है। वो ये है when we grow older and are made to become mature। और जब हम टाइम के साथ साथ सीरियस हो जाते हैं तो वो हमें जो यूथफुल केयर होती है और बचपन की जो छोटी छोटी चीजें होती है वो बड़ी सिली लगती है। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तब हम हॉलीडे पे कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो कितना एफर्ट डालते हैं अपने ड्रेसअप पे, लेकिन बड़े होकर हमें वो सारी चीजें बड़ी ही क्या कहते हैं मजाकिया लगती है। तो वही यहाँ पर पोएट की मदर के साथ भी हुआ। आगे बात करते हैं लाइन 10 to 13 यानी जो लाइंस हमने अभी पढ़ी उनके एनालिसिस के बारे में। इसमें एक अंडरलाइन नॉस्टैल्जिक करंट था, यानी कि मदर अपने बीते हुए समय को याद कर रही थी। उसके बाद जो पोएट है उसने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है, और वो किस तरह से क्रिएट किया है? पहला तो जो मदर है वो अपने यूथफुल डेज को याद कर रही है, और दूसरा जो शर्ली है यानी कि जो हमारी पोएट है वो अपने मदर की लाफ्टर को मिस कर रही है। यानी कि दोनों ही पोएट और पोएट की मदर कुछ ना कुछ मिस कर रही है, एक अपनी यूथफुल के हैप्पी डेज को, तो वही दूसरी तरफ अपनी मदर की लाफ्टर को। एंड द लास्ट वन, जो दोनों पास्ट की यहाँ पर बात हो रही है उसमें लाफ्टर और हैप्पीनेस है, यानी कि जो वो फोटोग्राफ है अगर वो कुछ सैडनेस लेके आ रही है तो वो अपने साथ एक हैप्पी टाइम की मेमोरी भी लेके आ रही है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लाइन 14 to 15 की। सबसे पहले लाइंस को पढ़ते हैं। Was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss। जैसे कि इससे पहले वाले एनालिसिस में हमने बात करी थी कि जो मदर है उसके लिए उसके यूथफुल डेज अब एक पास्ट बन चुके हैं, तो वही दूसरी तरफ पोएट के लिए उसकी मदर की लाफ्टर। अब ये जो वर्ड्स है बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इंडीड पोएट ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स को लिखा है, और यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमें कन्वे कर रही है कि जो ह्यूमन है वो बड़ा ही हेल्पलेस होता है। जैसे कि अगर किसी की डेथ हो गई है उनकी फैमिली में किसी क्लोज वन की, तो उनको एट द एंड एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर एक पर्सन की एक बार डेथ हो चुकी है तो वो वापस नहीं आ सकता। तो जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें वो एक्सेप्ट करना होता है कि अब उनकी जो एक फैमिली मेंबर है वो उनकी लाइफ से जा चुका है। और ये जो वर्ड है लेबर्ड ईज, ये एक ऑक्सीमोरॉन है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। तो ऑक्सीमोरॉन बेसिकली एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स को आपस में एक साथ यूज किया जाता है।
और ये वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं द डिफिकल्टी एंड स्ट्रगल वन हैज टू गो थ्रू। दोस्तों, अब बात करते हैं लाइन 16 to 17 की। सबसे पहले लाइंस को पढ़ते हैं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। फाइनली अब हमें पता लगता है कि जो पोएट की मदर है वो एक्चुअली में डेथ हो चुकी है उनकी, वो अब पोएट के साथ नहीं है। नेक्स्ट लाइन, एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस। और यहाँ पर पोएट हमें बता रहे हैं कि जो उनकी मदर है उनकी डेथ को नियरली 12 years हो चुकी है, विच इज ऑल्सो द एज ऑफ द गर्ल इन द फोटोग्राफ। और अपनी मदर को खो देने का ये जो दुख है ये पोएट के लिए इतना ज्यादा है कि अब उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा। एंड शी कैन ओनली रिमेम्बर हर लाफ्टर। वो अपनी मदर की लाफ्टर को दोबारा सुन नहीं सकती, सिर्फ वो लाफ्टर पोएट की मेमोरीज में कैप्चर है। बात करते हैं अब पोएम की कंक्लूडिंग एंड फाइनल लाइंस की। सबसे पहले लाइंस को रीड करते हैं। There is nothing to say at all. It's silence, silence. यहाँ पर पोएट ने बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल वर्ड्स का यूज किया है और बहुत ही अच्छा वर्ड प्ले किया है, क्योंकि जो पोएट की मदर की डेथ है उसने अल्टीमेटली एक साइलेंस इम्पोज कर दिया है। But until its final line, the death has also encouraged the speaker to speak and to bring her mother back टू अ काइंड ऑफ लाइन। इस पोएम के थ्रू एक तरह से पोएट ने अपनी मदर को एक दोबारा से लाइफ, एक दोबारा से उसकी मेमोरीज को रीजॉइन करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये पोएम उसने अपनी मदर को याद करते हुए लिखी है। तो इस पोएम के थ्रू उसने अपनी मदर की लाफ्टर, अपनी मदर की मेमोरीज को दोबारा से जीने की कोशिश करी है। तो ये पोएम अब हमारी यहीं पर खत्म। आंसर्स लिखने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शोज। हमारी पोएम और फोटोग्राफ में जो कार्डबोर्ड है वो हमें क्या बताता है, ये हमें इसके आंसर में लिखना होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन पोएम के पैराग्राफ से लिया गया है। पेपर में आपको पोएम का कोई सा भी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चंस पुट अप होंगे। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वॉज द मदर स्टैंडिंग एंड वाई, कि मदर कहाँ खड़ी थी और क्यों। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड शी लुक एट दैट टाइम, मदर उस समय कैसे दिख रही थी। एंड फाइनली हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स मोमेंट्री, यानी कि पैसेज में से ढूंढ के आपको एक ऐसा वर्ड यहाँ पर बताना होगा जिसका मीनिंग मोमेंट्री से मिलता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पर हमें पोयम की एक लाइन दी गई है जो कि है, द सी which appears to have changed less watched their terrible transient feet। और इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट द गर्ल्स टेरिबल ट्रांजिएंट फीट विद द सी, कि पोएट ने किस तरह से गर्ल और सी के बीच में ये वर्ड यूज करते हुए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर। अगेन ये एक पोयम की लाइन है और हमें यहाँ पर इस लाइन को एक्सप्लेन करना होगा। हमारा फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन है, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अगेन ये एक पोयम की लाइन है और इससे हमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लॉस, डिस्क्राइब द आयरॉनिकल सिचुएशन, कि क्या लॉस था और यहाँ पर क्या लिटरेसी डिवाइस यूज करके आयरॉनिकल सिचुएशन क्रिएट की गई है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ राइटिंग टिप्स बताती हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो था, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शोज। तो इसके आंसर में जो पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहला पॉइंट, द कार्डबोर्ड शोज एन ओल्ड फोटोग्राफ,
जो कार्डबोर्ड था वो हमें एक ओल्ड फोटोग्राफ शो कर रहा था। उसके बाद इट शोज द पोएट्स मदर स्टैंडिंग विद टू गर्ल्स, डॉली एंड बेटी। और उस फोटोग्राफ में हमें दिख रहा था कि जो मदर है वो दो कजन्स के साथ खड़ी है जिनका नाम था डॉली एंड बेटी। नेक्स्ट पॉइंट होगा ऑल ऑफ देम वर स्टैंडिंग एट द बीच, और सभी लोग बीच पे खड़े थे। दे स्टूड स्माइलिंग एट द अंकल who was standing at a distance with a camera। और उस कार्डबोर्ड में हमें क्या पता लगा कि वो लोग अपने अंकल के सामने खड़े थे और स्माइल कर रहे थे, क्योंकि जो उनके अंकल थे वो उनकी फोटोग्राफ ले रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके आंसर में मेंशन करने होंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, एक पैराग्राफ के थ्रू हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था वेयर वॉज द मदर स्टैंडिंग एंड वाई। तो इसका आंसर है द मदर वॉज स्टैंडिंग एट द बीच एंड शी हैड गॉन देयर फॉर अ हॉलीडे एट द सी। तो इसका आंसर हमें पैराग्राफ में से ही मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा हाउ डिड शी लुक एट दैट टाइम, कि वो कैसी लग रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे शी लुक वेरी स्वीट एंड यंग एट दैट टाइम। एंड फाइनली हमसे एक वर्ड मीनिंग पूछा गया था मोमेंट्री। पैराग्राफ में से हमें सेम वर्ड ढूंढ के लिखना था, वो वर्ड है ट्रांजिएंट। थर्ड आंसर में हमें पोयम की एक लाइन को एक्सप्लेन करना था, और यहाँ पर पोएट ने हमसे पूछा था कि उसने किस तरह से गर्ल को और सी को टेरिबल ट्रांजिएंट फीट वर्ड यूज करके कॉन्ट्रास्ट किया है। सबसे पहला पॉइंट होगा ऑल द गर्ल्स स्टैंडिंग एट द बीच हैव टेरिबली ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, दे आर मोर्टल एंड सफर फिजिकल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस तरह से हम लोग समय के साथ साथ फिजिकली चेंज होते रहते हैं, वही यहाँ पर पोएट एक्सप्लेन कर रहा है। द मदर्स स्वीट फेस एंड हर स्माइल हैज डिसअपीयर्ड आफ्टर 20 और 30 ईयर्स। यानी कि जो फोटोग्राफ में उन मदर की स्वीट स्माइल दिख रही थी वो अब 20-30 ईयर्स के बाद डिसअपीयर हो चुकी है। लेकिन द वास्ट सी अनचेंज और सीम टू हैव चेंज लेस, यानी कि एक तरफ जो मदर थी वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है टाइम के साथ, और वही दूसरी तरफ जो सी है जिसके सामने खड़े होके मदर ने फोटो क्लिक करी थी वो अनचेंज लग रहा है। वो आज भी वैसा ही है जैसे वो 20 ईयर्स पहले था। तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट यहाँ पर गर्ल्स और सी को इस तरह से कंट्रास्ट करता है। बात करते हैं हमारे फोर्थ आंसर की। यहाँ पर हमें बोला गया था द लाइन द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। इस लाइन को एक्सप्लेन करने को कहा था क्वेश्चन में। टाइम स्पेयर्स नन, गॉन आर द चाइल्डहुड डेज ऑफ द पोएट मदर। यानी टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, और जो मदर के चाइल्डहुड डेज थे वो अब जा चुके हैं। एंड द सी हॉलीडे बिकम हर पास्ट, और जो एक सी हॉलीडे एक टाइम में जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में एंजॉय की थी वो आज उनका पास्ट बन चुका है। एंड द फोटोग्राफ फ्लैश बैक टू द सीन दैट वाज कैप्चर अबाउट 30 ईयर्स अगो। लेकिन उस फोटोग्राफ में वो सीन कैप्चर हो गया जो कि मदर ने 30 ईयर्स पहले एंजॉय किया था। नेक्स्ट पॉइंट, गॉन इज द केयर फ्री लाफ्टर ऑफ द स्वीट गर्ल। और जिस तरह से वो फोटोग्राफ 30 इयर्स पुरानी हो चुकी है, उसी तरह से जो मदर जो एक टाइम पे स्वीट गर्ल थी उनकी लाफ्टर भी अब वो जा चुकी है। एंड फाइनली जिस तरह से जो पोएट की मदर है उनके लिए उनकी लाफ्टर जा चुकी है, उसी तरह से जो पोएट है उसके लिए उसकी मदर की लाफ्टर एक पास्ट की चीज बन चुकी है। वो इसलिए क्योंकि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो आंसर 4 में हम ये सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे। बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। आंसर 5 में जो पॉइंट्स हमें मेंशन करने हैं वो है एक्चुअली बोथ ऑफ देम सफर अ सेंस ऑफ लॉस। बोथ का मतलब है यहाँ पर मदर और पोएट
दोनों ने ही अ सेंस ऑफ लॉस सफर किया था। नेक्स्ट पॉइंट, जो मदर है उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया था बिकॉज शी कांट हैव दोज मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट अगेन। जो बचपन में उन्होंने बीच हॉलीडे और जो केयर फ्री एटीट्यूड उन्होंने एंजॉय किया था, अब वो उसे दोबारा एंजॉय नहीं कर सकती, वो उन्हें खो चुकी है। इसके बाद शी कांट बी अ स्वीट स्माइलिंग गर्ल ऑफ 12 अगेन। जैसे कि उस फोटोग्राफ में वो 12 साल की लड़की जो स्माइल कर रही है, जो केयर फ्री है, वो वैसी अब दोबारा नहीं हो सकती। दिस इज ऑल्सो द पोएट लॉस। ये उसकी मदर का तो लॉस है ही, लेकिन साथ के साथ पोएट का भी लॉस है। और वो इसलिए है, perhaps she will never see that smiling face and experience her laughter again in her life। यहाँ पर पोएट की मदर की बात हो रही है कि वो फिर से अपनी मदर का कभी भी स्माइलिंग फेस एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। और जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, डिस्क्राइब द आयरॉनिकल सिचुएशन, उसका आंसर होगा द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट बोथ ऑफ देम स्ट्रगल टू बियर द लॉस। दोनों ने ही कुछ खोया है और दोनों ने ही स्ट्रगल किया है उस लॉस के साथ। तो इसी के साथ हमारा आंसर नंबर 5 यहीं पर खत्म होता है।